स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी व्याकरण पुस्तिका में से शब्द विचार करेंगे जो कि है पाठ नंबर 3। पहले हम लोगों ने व्याकरण में भाषा में यानी कि अपनी ग्रामर से हम लोगों ने सबसे पहला पाठ पढ़ा था भाषा। भाषा के बाद वर्ण। अब भाषा को अगर हम कहते हैं कि वो हमारे विचारों की अभिव्यक्ति है, हम अपने विचार जो हैं वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो उसके लिए कुछ मुख से ध्वनियाँ निकली तो वो वर्ण कहलाए। अब ऐसा तो है नहीं है कि हम लोग अगर वर्णों की सहायता से तो किसी से बात नहीं ना कर सकते, सिर्फ ध्वनियों के कारण तो हम लोग बात नहीं कर सकते, ई ऊ बोल के तो बात नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कुछ शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो जो शब्द हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शब्द की परिभाषा जानते हैं। निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को, यानी ऐसे वर्णों का समूह, मेल, उसका जोड़, जिसका कुछ अर्थ हो उसे ही शब्द कहा जाता है। जिसका कोई अर्थ नहीं है उसको शब्द नहीं माना जाता है। निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि सार्थक, जो सार्थक वर्णों का समूह है। जब वर्ण इकट्ठे किए तो वो सार्थक रूप जो हमारे सामने आया उसको हम लोग शब्द कहते हैं। वर्णों के संयोग से बना स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। ये उसकी एक और परिभाषा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे पर्वत, पर्वत का अर्थ है, लेकिन अगर इसको उलट पुलट कर दो तो इसका कोई अर्थ नहीं है। नदी का अर्थ है दीन, एक अलग बात है कि उसका अर्थ निकलता है, लेकिन अगर इनके अलावा नद अगर बोल दे उसका कोई अर्थ नहीं है। जल का अर्थ है लज, का कोई अर्थ नहीं है। इसके बाद आता है, अब ये तो हमने की इसकी परिभाषा कि शब्द किसे कहा जाता है। शब्द के मूल में ध्वनियां निहित होती हैं, यानी कि जो शब्द हैं उनमें ध्वनियां हैं। जो हमने ये ध्वनियां जो पहले की हैं, जैसे ज, ये ज और ल, जल, ये दो ध्वनियां हैं। जब ये आपस में मिली तब ये बना जल, एक शब्द निकल के आया जिसका अर्थ है। परंतु ध्वनियों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, यानी इन दोनों को अगर अलग अलग ले तो इसका कोई अर्थ नहीं है। जब सार्वर्ण ध्वनि समूह कोई अर्थ दे तभी उसका महत्व होता है, यानी कि जब इन दोनों को मिलाकर कोई ध्वनि जब बनती है, उसका जो समूह बनता है उसका कोई अर्थ हो, उसी को ही हम लोग शब्द मानते हैं। अतः भाषा में सार्थक शब्दों का ही महत्व है, निरर्थक शब्दों का कोई महत्व नहीं है। तथापि कभी कभी निरर्थक शब्द भी जब सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं तो वे भी सार्थक बन जाते हैं। जैसे हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग कभी कभार बातों में बोल देते हैं ना, जैसे पानी वानी पी लिया हम लोगों ने, चाय वाय, चाय शाय, ये ऐसे बोलते हैं। ये शब्द इनके साथ इनका अर्थ कोई नहीं है, इस वाले शब्द का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसके साथ लगाया जाता है तब इसको सार्थक भी माना जा सकता है। कुछ चाय वाय लाऊं, चाय तो ठीक है, वाय अगर अकेला देखो तो इसका कोई अर्थ नहीं है। वाय शब्द का कोई अर्थ नहीं है। मैं तो तुम्हारी रोज की खिच खिच, अब खिच एक बार सी जगह दो बार बोला है, से तंग आ गया हूं। खिच का वही अर्थ है, फिर दोबारा बोलने का भी वही अर्थ है, लेकिन दो बार प्रयोग किया उसको, यानी कि बहुत ज्यादा। इन वाक्यों में वाणी तथा वाय से तात्पर्य आदि अन्य वस्तुओं से है तथा खिचखिच से तात्पर्य है कलह से, यानी कलेश से। अतः निरर्थक रूप से लेकर भी इनमें भाव की सार्थकता है। इनको अलग अलग भी लो तो भी इनको हम लोग समझ पाते हैं कि ये किस लिए लिया गया है शब्द, और वाक्य में स्थान पाकर अर्थ प्रकट करते हैं। अगर ये वाक्य में प्रयोग हो तो ही ये अर्थ प्रकट करते हैं, अगर अलग से वाय शब्द तो कोई इसका अर्थ नहीं है, और ना ही इसको किसी वाक्य में कोई स्थान दिया जाता है। उसके बाद आते हैं पद किसे कहा जाता है। वर्णों का सार्थक समूह स्वतंत्र रहने पर शब्द तथा वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाता है। अब जो वर्णों का सार्थक समूह है उसको अगर हम लोग अलग से, जैसे यहाँ पर है बाग में फूल खिले, ये 4 शब्द हैं। बाग में फूल खिले, ये एक सेंटेंस आपके पास आया है। सेंटेंस में भी, एक वाक्य में भी आपके पास 4 शब्द आए हैं। जब हम इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब वाक्य की रचना होती है।
अगर इनको प्रयोग में लाया जाता है चारों को अलग अलग को, ये चार अलग अलग हमारे पास शब्द हैं, इनको मिलाया तो ये एक वाक्य बना। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द स्वतंत्र नहीं रहता। अब ये शब्द जो है इसका अकेले में कोई अर्थ नहीं रहता तब, अपितु व्याकरण के नियमों में अगर हम लोग इसको व्याकरण के अनुसार देखें, लिंग वचन कारक आदि में बांधकर देखें, तो इसकी स्थिति में वह शब्द ना रहकर पद बन जाता है। यानी इसको हम लोग पद कहते हैं। जो अकेला एक शब्द निकल आता है हमारे सामने उसको हम लोग पद कहते हैं, जिसके आधार पर सारा वाक्य आगे रचना होती है सारे वाक्य की। जो छोटे छोटे शब्द उसमें प्रयोग किए जाते हैं उनको जोड़कर एक वाक्य बनता है, तो उन अलग अलग शब्दों को ही पद कहा जाता है। जैसे इसमें बाग, में, फूल, खिले, ये अलग अलग बोले तो ये इनको पद का स्थान दिया जाता है। अब बात आती है शब्दों के वर्गीकरण की। जिस प्रकार से हर चीज़ को स्वरों को भी बांटा गया, धन भाषा को भी हम लोगों ने 2 रूपों में बांटा, उसी प्रकार से शब्दों का भी वर्गीकरण हुआ। जब शब्दों को अलग अलग आधार पर विभाजित किया गया तो वह 4 प्रकार से उनको विभाजित किया गया। तो पहला था उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ये 4 प्रकार से इनका विभाजन किया गया, इनको बांटा गया। सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति तथा स्रोत के आधार पर। अब अगर इसको पहले भाग में बांटा गया उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, तो उसमें भी आगे इसको 5 प्रकार में रखा गया: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और मिश्रित वाक्य। तत्सम, आप इसको अलग अलग अगर करके देखें तो तत् का मतलब है तब, सम मीन्स समान, जैसा तब था वैसा ही अब। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हुए हैं, जैसे थे वैसे ही प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उनको कहा जाता है तत्सम। ये शब्द बिना किसी परिवर्तन के व्यवहार में प्रयोग किए जाते हैं, यानी इनको किसी भी तरीके से हम लोग जब भाषा में कुछ बदलाव आए तो ये संस्कृत के ये जो शब्द हैं जिनको तत्सम शब्द कहा जाता है, इनको आज भी उसी प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है जैसे वो तब थे। जैसे अग्नि, दुग्ध, तरु, पुष्प आदि। अब अग्नि आग को कहा जाता है, आग इसका तद्भव रूप है जिसको परिवर्तित किया गया है। दुग्ध भी इसका जो इसका दूध है, दुग्ध का परिवर्तित रूप है। उसके बाद आते हैं तद्भव शब्द। अब तद्भव जिनमें थोड़ा भाव उनका चेंज हो गया, उनका रूप में परिवर्तन आ गया, तब से अब तक परिवर्तन आ गया। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने रूप में परिवर्तन कर हिंदी में मिल गए, वो रूप जो संस्कृत से लिया गया लेकिन उनमें थोड़ी आधुनिकता के कारण परिवर्तन आ गया। जैसे अग्नि शब्द तत्सम है लेकिन उसका तद्भव रूप जो है वो आ गया। उसके बाद दुग्ध, यानी अब जो हम लोग दूध कहते हैं उसको पहले संस्कृत में दुग्ध कहा जाता है, जो हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग में नहीं लाते हैं। हम लोग डेली जो अपनी बातों में बात करते हैं, जब कभी भी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये तत्सम जो रूप है इनका प्रयोग हम लोग बहुत कम करते हैं। हम लोग तद्भव रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिनमें से मैं अभी आपको बताती हूँ। कर्ण, कर्ण का मतलब होता है कान, लेकिन हम लोग अभी भी अगर बात करते हैं कि आज मेरे कान में दर्द है तो आप कान का प्रयोग करते हो, कर्ण में दर्द नहीं कहते हो आप लोग। उसके बाद है रात्रि, हम लोग रात को बाहर घूमने जाएंगे, रात का प्रयोग करते हैं, रात्रि का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। आप देखते हो कि आसमान में चांद निकला है तो चांद का प्रयोग किया जाता है, चंद्र निकला है ये नहीं कहा जाता है। तो ये जो रूप हम लोग अब जो प्रयोग में लाते हैं वो तद्भव रूप है, उसका बदल गया। लेकिन संस्कृत में उसको चांद को चंद्र कहा जाता है, कान को कर्ण कहा जाता है। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे इधर शब्द हैं, अगर आप एक बार इसको रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा उसके बाद आते हैं देशज। अब यहाँ पर इसके शब्द से ही आपको ज्ञात हो जाता है देश के अंदर। जो शब्द देश के अंदर प्रचलित हैं, हमारे देश में विभिन्न भागों से आए, और जिस प्रकार से हम लोग चाहे पंजाब में रह रहे हैं तो पंजाब में रहने वाले लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग हैं जो पंजाब में पैदा हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर मद्रास से आके रह रहे हैं,
कुछ लोग बंगाल से आके रह रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो यूपी से हैं, बिहार से हैं, लेकिन ऐसा है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो पंजाब में आके पंजाबी ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब वो अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो जब हम लोग उनके साथ बातचीत करते हैं तो कई बार ऐसा शब्द होता है जो हम उनका शब्द भी अपना लेते हैं। जैसे हिंदी में प्रचलित वे शब्द जो देश के विभिन्न बोलियों द्वारा हिंदी भाषा में स्थान पा गए। ऐसा ही जैसे लोग आए हैं तो वैसे ही उन लोगों की भाषा को जब हम लोगों ने अपनाया तो कुछ नए शब्द जो थे वो हमारे देश के अंदर बोली में, हिंदी भाषा में भी उनको स्थान मिल गया। जैसे पगड़ी शब्द, डिबिया, रोटी, बाप, बेटा, लड़का। अब लड़का कहते हैं हम लोग उसको, बालक का प्रयोग शब्द का हम लोग बहुत कम करते हैं। आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लड़का शब्द का प्रयोग ज़्यादा करते हैं हम लोग। गाय, गौ नहीं कहते हैं हम लोग, गाय कहते हैं इसको। उसके बाद है विदेशी शब्द। जो शब्द, अब इसमें विदेश शब्द आता है मतलब बाहरी देशों से आए शब्द, इसी से क्लियर हो जाता है विदेश मतलब दूसरे देशों से। जो शब्द संसार की विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए तथा हिंदी भाषा ने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उन्हें अपना लिया। जैसे उनके देश में बोले जाते थे वैसा भी उनको प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको अपनी भाषा का रूप भी दिया गया और उनको अपना लिया गया। वे आगत शब्द, अब विदेशी शब्दों को आगत शब्द या विदेशी शब्द भी कहा जाता है। जैसे स्कूल, हमारे इधर अगर हम लोग अपने देश के अंदर देखें तो ये शब्द स्कूल जो शब्द है ये हमारा नहीं है, हमारे इधर विद्यालय कहा जाता है। स्कूल शब्द विदेशी शब्द है, बाहरी, जो बाहर के देशों में बोला जाता है, फॉरेन कंट्रीज में बोला जाता है, ये वो शब्द है। कोट, हम लोग अचकन कहते हैं इसको। पेन, पेन शब्द कलम आ जाती है। बाग, बगीचा, ये हम लोग बहुत सारी ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग, अभी आप लोग जब कभी नॉर्मल बात करते हो, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होती है आपकी स्कूल की वर्दी। अब हम उसको वर्दी का नहीं कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं, नॉर्मल बात भी करते हैं। डॉक्टर शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम लोग उसको वैद का दर्जा नहीं, वैद का नहीं बोलते हम लोग मुंह से। उसको सिंपल बात अगर करनी है तो हम लोग किसके पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो ये विदेशी शब्द हैं जो हम लोग अपनाते हैं और ज़्यादातर आजकल आधुनिक युग जो चल रहा है इस टाइम पे हम लोग जो शब्द प्रयोग में लाते हैं वो ज़्यादातर इन सब का मेल ही है, लेकिन संस्कृत के शब्दों का बहुत 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 कम प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाते हैं। लेकिन हाँ, देशी और विदेशी शब्दों का प्रयोग हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी बातचीत होती है उसमें इन दोनों का ही ज़्यादा हम लोग रूप देखते हैं। अब इनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी से आए हैं, जैसे डांस, नृत्य कहते हैं हमारे इधर, लेकिन हम लोग डांस शब्द यूज़ करते हैं। ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला, गाड़ी चालक जो है उसको हम लोग गाड़ी चालक नहीं कहते हैं, उसको ड्राइवर कहा जाता है। अरबी में किस्सा, कहानी, खजाना, करामत, रिश्वत, कसाई, किताब, ये सब चीज़ें बाहर की हैं। फारसी, फारसी में खरीद, खंजर, खंजर शब्द जो है खंजर शब्द अब हमारे इधर उसको चाकू कहा जाता है, तो ये खंजर, खंजर पर प्रयोग करते हैं हम लोग कई बार। बर्फ़, जो आप लोग आम गर्मियों में प्रयोग करते हो, आइस भी कहते हो उसको। बर्फ़, ज़्यादातर हम लोग बर्फ़ का प्रयोग करते हैं, बर्फ़ फारसी शब्द है। मिश्रित, मिश्रित से ही क्लियर हो जाता है कि मिश्रण, मिक्सचर। इसको दो तरीक़ों से आप लोग याद कर सकते हो। मिश्रित, मिश्री, जैसे मिश्री होती है ना, तो मिश्री को अगर हम लोग पानी में डालें तो वो घुल जाती है। उसी प्रकार से जिन शब्दों को हम लोग अलग अलग करके अगर करें तो अलग वो उनका अपना रूप है। जिस प्रकार से मिश्री और पानी अलग अलग दो चीज़ें हैं, उनको अगर इकट्ठा करें तो वो एक घोल बन जाता है मीठा, ठीक है, उसको मीठा पानी बोल देते हैं हम लोग। लेकिन इसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें देखें, शब्दों में देखें, जिन शब्दों का पहला आधा भाग किसी एक भाषा से तथा दूसरा आधा भाग किसी दूसरी भाषा से बना हो उसे मिश्रित या संकर, संकर से फिर वही बात शक्कर की तरह घुल जाना। जैसे टिकट घर, टिकट का अपना एक अर्थ है अंग्रेजी में, घर का अपना एक अर्थ है हिंदी में। ये दो भाषाओं के शब्द जब मिलते हैं तो टिकट घर बन जाता है, जहां से आप लोग टिकट लेते हो। रेलगाड़ी, रेल शब्द अंग्रेजी का है, गाड़ी शब्द हिंदी का है।
घड़ी साज, घड़ी शब्द हिंदी का, साज शब्द अरबी का है। दो शब्दों का मेल जब होता है तो एक शब्द जो हमारे सामने आता है उसका अर्थ होता है उसी के साथ जुड़ा होता है, लेकिन ऐसा है कि वो मिलने के बाद भी वो बिल्कुल ठीक अर्थ देते हैं। उसके बाद आता है व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति के तात्पर्य है विभिन्न बनावट, अलग अलग बनावट के आधार पर। इस आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया गया, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। पहले हैं रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। खंड मतलब उनके टुकड़े अगर किए जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं रहता है, वो निरर्थक है। और जो सार्थक शब्द हैं सिर्फ उन्हीं को ही हम लोग शब्दों की गिनती में लाते हैं, तो इसलिए जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे घर, घर का अपना एक अर्थ है, हाथी, देश, लोग आदि। ये शब्द विभिन्न ध्वनियों से बने हैं, जैसे घ जमा अ जमा र जमा अ, तो ये बना घर। अब अगर हम लोग घर में से घ को देखें, एक छोटा सा इसमें से एक ध्वनि को हम लोग अलग कर दें, अगर घ को देखें तो घ का अकेले का कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक शब्द है, इसके टुकड़े होने पर कोई अर्थ नहीं देता है। उसी प्रकार से जैसे कमल, कमल का अर्थ है जब हमने छोटे छोटे वर्णों को जोड़ा, छोटी छोटी ध्वनियों को जोड़ा तो जाकर एक शब्द बना जिसका अर्थ निकला, लेकिन इन सब का अलग अलग कोई महत्व नहीं है, इसलिए इनको रूढ़ शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो इनको रूढ़ शब्द कहा जाता है। यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो सार्थक शब्दों से मिलकर बने हों, यानी दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बनना, लेकिन वो दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, दोनों का ही अपने आप में कोई ना कोई अर्थ होना जरूरी है। जैसे डाकघर, डाक, पत्र, चिट्ठी वगैरह जो है, और घर मतलब जहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है जहाँ पर पत्र वगैरह मिलते हैं, डाकघर। सेनापति, सेना का जो प्रमुख है उसको सेनापति कहा जाता है। सेनाध्यक्ष, सेना का जो नेता है उसको सेनाध्यक्ष कहा जाता है। तो ये दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना और उसका एक अर्थ अलग से निकला, उसका सार्थक अर्थ निकला है उसका भी, तो इसको क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द। उसके बाद आते हैं योगरूढ़। ऐसे शब्द जो यौगिक होने के साथ ही किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो। अब अर्थ तो है उसका, लेकिन एक विशेष महत्व रखता है, उसका अर्थ जो है वो सिर्फ एक नाम के लिए ही प्रयोग में आता है। जैसे जलज, जलज का हम लोग इसका अगर देखिए प्रायवाची कमल का है ये, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग जलज का अगर अर्थ देखें, जल जमा ज, ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना, पैदा होना। अब जलज मीन्स जो जल में उत्पन्न हुआ, जल में पैदा होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी फूल या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ है जो जल में पैदा होती है तो उसको हम लोग जलज कहते हैं, नहीं। जलज केवल कमल के फूल के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। इस आधार पर जल में उत्पन्न हर एक वस्तु जलज नहीं कहलाती है। यह शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया। अब ये प्रॉपर जो कमल के लिए है, अगर ज शब्द जो है वो किस कमल के लिए रूढ़ शब्द हो गया ये। इसी प्रकार जलद बादल के लिए, दशानन रावण के लिए, नीलकंठ शिवजी के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं नीला है जिसका कंठ, तो हर चीज़ का जो कंठ है वो नीला नहीं होता है, केवल भगवान शिव का ही है, तो इसलिए शिव के लिए, भगवान शिव के लिए नीलकंठ का भी प्रयोग किया जाता है। ये शब्द अपने आप में योगरूढ़ है, ये केवल और केवल शिव भगवान के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद हमने ये पढ़े हैं तीनों। इसके बाद आता है अर्थ के आधार पर शब्द भेद, जिसके बारे में हम लोग अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।